नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। शर्मा ने कहा कि असम में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें से 4-5 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों के नाम काट दिए जाएंगे। खैर, उस बयान में उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं जो कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से गलत है। एक तरह से उन्होंने बांग्ला भाषी जो मुसलमान हैं उनका बहिष्कार करने की बात भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी का नेता मतदाता सूची से किसका और कितने लोगों का नाम काटा जाएगा ये कैसे कह सकता है। मतदाता सूची तैयार करने का चुनाव का काम जो है वो चुनाव आयोग का है। सरकार उस काम को नहीं करती है। वैसे तो मतदाता सूचियों का जो विशेष पुनरीक्षण हो रहा है देश भर में, उसको लेकर कई तरह के विवाद हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये पहला मामला है जब अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या पार्टी के बड़े नेता ने ये कह दिया है कि इतने लोगों का और इस तरह के लोगों का नाम काट दिया जाए। तो इसका क्या मतलब है? क्या इस मतदाता सूची पुनरीक्षण को, जो कि एक तरह की एसआईआर जैसी ही प्रक्रिया है, इसे एसआईआर नाम नहीं दिया गया है लेकिन ये प्रक्रिया एसआईआर की तरह ही है, तो उसको राज्य सरकार तैयार कर रही है? क्या राज्य सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है? इसके पहले दूसरे राज्यों में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि राज्यों की सरकारें जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि जो कर्मचारी पुनरीक्षण का काम करते हैं वो अंततः राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं या जो वॉलंटियर हैं वो भी राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो ये लोग क्या सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं? शर्मा का जो बयान है वो तो बहुत साफ कर देता है कि असम में कम से कम पहले से ही राज्य की सरकार ने तय कर रखा है कि 4-5 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे और जिनके नाम काटे जाएंगे वो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, जिसको उन्होंने मियाँ कहा। बताया ये जा रहा है कि असम में जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं उनको मियाँ कहा जाता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि ये असंवैधानिक है और एक तरह से ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप की तरह से है। कांग्रेस के जो असम के नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। असम के एक और प्रमुख नेता बदरुद्दीन अजमल, जो वहाँ की एक प्रमुख पार्टी है, उसके नेता भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि ये सरासर भेदभाव है और अन्याय है और ये माना जा रहा है कि अब धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा के आधार पर भी एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने बहुत साफ तौर पर कहा कि ये असमिया बनाम बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच का विवाद है, ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। असम की जो स्थिति है उसको देखते हुए कई लोगों को लग रहा है कि इससे इस सीमावर्ती राज्य की राजनीति में कई तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती है। असम में इस साल मार्च अप्रैल में ही चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में जाने से पहले ये जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वहाँ ध्रुवीकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। वैसे वहाँ बांग्ला भाषी मुसलमानों को लेकर पुराना विवाद है और इस विवाद को लेकर कई बहुत ऐसी शर्मनाक घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं जिनकी कल्पना भी करना बहुत शर्मनाक लगता है। 1983 में दिल्ली का नरसंहार हुआ था।
इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और पूरा देश जो है इस पर शर्मसार हुआ था। और असम को अगर आप देखें तो 2000 का जो जनगणना है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो असमिया भाषा वाले लोग करीब 48-49% थे। 2011 के जनगणना की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2021 में जनगणना रोक दी गई थी, अब 2027 में जनगणना होने की उम्मीद है। तो असमिया उस समय 48% थे और बंगाली करीब 28-29% थे। और अगर धर्म के आधार पर देखें तो मुसलमान 34% के आसपास थे। इनमें असमिया मुसलमान जिनको कहा जाता है वो 3 से 5% और बंगाली भाषी मुसलमान जो है वो 30 से 35% के बीच में थे। और ये लंबे समय से विवाद चल रहा है। वास्तव में 1947 के पहले का विवाद है और इसमें हुआ ये था कि असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार के समय में बहुत सारे बंगाली लोगों को असम में लाकर बसाया गया था। तो 1947 के पहले से वो बस गए थे। बाद में 1971 का जो युद्ध हुआ उसके बाद भी ये आरोप लगा कि बहुत सारे बंगाली बांग्लादेश से आकर के वहाँ बस गए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके पहले बड़ा विवाद चला। आपको ध्यान में होगा कि आसू एक संगठन था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने 1979 में 79-80 में आंदोलन शुरू किया। काफ़ी हंगामा चलता रहा वहाँ। उसके बाद 1985 में एक समझौता हुआ उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और असम के जो स्टूडेंट लीडर हैं उनके बीच में, और ये तय किया गया कि 1971 के मार्च तक जो लोग आ गए थे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लोग आए थे उनकी पहचान की जाएगी और फिर उसके आधार पर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चलता रहा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, मामला खिंचता रहा और अंत में आकर के आप पाएंगे कि 2019 में जो है एक लिस्ट तैयार किया गया और ये जो लिस्ट तैयार हुआ तो उसमें जो 3 करोड़ 10 लाख या 12 लाख की आबादी जो असम में थी, उसमें से ये पाया गया कि करीब करीब 19 लाख लोग जो हैं असम के मूल निवासी होने का सबूत नहीं दे पाए हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, बल्कि ज़्यादा संख्या जो है हिंदुओं की थी। बाद में इनकी पहचान की गई। वो सारा वो लिस्ट जो है वो सब जारी हो चुका है और इनमें से करीब करीब 2 लाख लोगों की जांच पड़ताल भी हो चुकी है। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो एक एक मामले की जांच कर रहा है। करीब करीब 2 लाख लोगों की जो है वो पहचान की जा चुकी है और कुछ लोगों को वहाँ डिटेंशन सेंटर में भी रखा गया है। कोई ये बहुत बड़ी बात अब नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये 4-5 लाख बांग्ला भाषी जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। और इसके आधार पर ये भी बात उन्होंने कह दी कि उनको जो मतदाता सूची पुनरीक्षण हो रहा है उसमें मतदाता होने से वंचित कर दिया जाएगा। क्या राज्य की सरकारें अब ये तय करेंगी? अब कांग्रेस का क्या कहना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, एक राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि शर्मा को राजा समझने वाला व्यक्ति, शर्मा जो है वो राजा समझने वाले, खुद को राजा समझने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने की है। असम कांग्रेस के नेताओं में से गौरव गोगोई, और ये कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं, उन्होंने असंवैधानिक और विभाजनकारी बताया है।
और बदरुद्दीन अजमल का बयान हमने बता दिया। तो ये व्यापक प्रतिक्रिया इसको लेकर के आ रही है। कांग्रेस के अन्य नेताओं में से भूपेन बोरा और जैसे लोगों ने भी इसकी आलोचना की है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया चल रही है और ये माना जा रहा है कि ये बयान जो है चुनाव से ठीक पहले ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है। और एक बार नज़र डालते हैं कि विधानसभा चुनावों में विधानसभा में क्या स्थिति है। अभी कुल 126 सीटें हैं, इसमें से 64 सीटें बीजेपी के पास हैं, उनके सहयोगी एजीपी असम गण परिषद के पास 9 सीटें हैं और यूनाइटेड पीपुल्स लिबरल यूपीपीएल जो है उसके पास 7 सीटें हैं और हाल में कुछ समय पहले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भी उनके साथ शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी गठबंधन है उसके पास 75 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं और जो एक प्रमुख दल है AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल जिसके नेता हैं उसके पास करीब 20 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि इस बार असम में लड़ाई जो है बहुत तगड़ी है और असम में कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि शर्मा ने जानबूझ करके ये बयान दिया है ताकि वहाँ पर एक खास तरह का विभाजन हो और ये विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हो, अगर भाषा के आधार पर शुरू हो जाएगा तो आप समझिए कि ये एक और बड़े विवाद की तरफ ले जाएगा। असम में जो जनगणना है उसके हिसाब से असमिया भाषा के 48-49% लोग हैं, बंगाली 28-29% हैं। तो ये तो एक ऐसा विभाजन पैदा कर रहे हैं कि जिसको थामने में दिक्कत होगी। असम गण परिषद का जब आंदोलन चला था 1980 से 1985 के बीच, तो पूरे उस क्षेत्र की जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और अब जो ये बयान दे रहे हैं उससे एक गंभीर स्थिति जो है वो पैदा होती जा रही है। क्या ये उचित है कि धर्म के बाद भाषा के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाए? क्या ये उचित है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री और एक पार्टी का नेता चुनाव आयोग की सूची प्रकाशित होने से पहले ही ये बता दे कि कितने लोगों को मतदाता सूची से निकाला जाएगा और वो किस भाषा के या किस धर्म के लोग हैं? इसका मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं से कोई पहले से तैयारी चल रही है और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया हमारे पास आई नहीं है। उम्मीद है कि वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इसको निष्पक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है, जिसको लेकर के लगभग हर राज्य में कुछ न कुछ विवाद है, ये विवाद को और भी बढ़ाने वाला है और ये एक तरह से बता रहा है कि सब कुछ पुनरीक्षण के नाम पर ठीक नहीं चल रहा है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण करें। सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान के बारे में सत्य हिंदी का जो वेबसाइट है उस पर आपको उस पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप उसके ज़रिए हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने के लिए आपका सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ते हैं हमारी ताकत उतनी बढ़ती है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.